नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में बैंकों का जो इतिहास रहा है, जिससे आपकी विभिन्न परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 14 से लेकर के 16 मार्च तक होली के अवसर पर अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और आप अगर यूज करते हैं कोड KV10, तो अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन 14 से 16 के बीच में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 की बजाय 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 20% डायरेक्ट जो डिस्काउंट है वो आप लोग डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 35 से 40% का डिस्काउंट अगर आपको इन 3 दिनों के अंदर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उनके ऊपर आप 35 से 40% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। नए बैच भी शुरू हो चुके हैं SSC कैटेगरी में 9 मार्च से। तो अगर आप SSC के किसी एग्जाम की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में पहला बैंक कौन सा था, तो हमारे देश में जो पहला बैंक था उसको अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान रखिएगा कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1770 में की गई थी, लेकिन यह जो बैंक है उसने 1832 से काम करना बंद कर दिया। यानी कि ये जो बैंक है वो आपका समाप्त हो गया था 1832 में। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर वैसे अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो सबसे पुराना बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है। इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना हुआ करता था, लेकिन अब इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ में। तो इसीलिए 1894 में जो पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था ये हमारे देश का सबसे पुराना इस समय बैंक है। नीचे आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कुछ अन्य बैंकों की। ये 3 बैंक आपको जरूर ध्यान रखने हैं। देखिए, 1809 में हमारे यहाँ पर खोला गया था बैंक ऑफ बंगाल अंग्रेजों के ही द्वारा। फिर 1840 में अंग्रेजों ने बैंक ऑफ बॉम्बे को खोला और फिर इनके द्वारा बैंक ऑफ मद्रास को खोला गया था 1843 में। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि ये तीनों बैंक हमारे देश में काम कर रहे थे, लेकिन होता क्या है कि 1921 में अंग्रेजों के द्वारा इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को आपस में मर्ज किया जाता है और एक नए बैंक की स्थापना की जाती है जिसका नाम बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है, आज़ादी के बाद 1955 में इसी का नाम बदल करके रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कई बार पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारे देश का ऐसा पहला कौन सा बैंक है जिसका पूरा मैनेजमेंट भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था। तो इस बैंक का नाम है अवध वाणिज्यिक बैंक। क्या नाम है? अवध कमर्शियल बैंक इसका नाम है। 1881 में इस बैंक को खोला गया था, लेकिन इस बैंक ने 1958 के बाद में काम करना बंद कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीयों के द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला देश का जो पहला बैंक है उसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं RBI की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि RBI की स्थापना के लिए सबसे पहले एक आयोग बना था। 1926 में एक आयोग की स्थापना की गई थी और ये प्रश्न GD में पूछा जाता है। जनरली हम सभी को ये पता होता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसे हम लोग RBI के नाम से जानते हैं, ये आपका 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। ध्यान आपको क्या रखना है कि इसको स्थापित करने से पहले 1926 में RBI के लिए एक आपका आयोग बनाया जाता है
और हमारे आरबीआई की स्थापना के लिए एक एक्ट आता था जो कि आपके 1934 में पास हुआ था। यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 के जरिए आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो 1935 में जब आपका आरबीआई स्थापित किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। कहां पर था? कलकत्ता में था। लेकिन 1937 में आरबीआई का ये जो हेडक्वार्टर था इसको ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो इनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम है? ऑसबोर्न स्मिथ इनका नाम है और ये 1935 से 37 तक गवर्नर रहे थे। कई बार यह पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सीडी देशमुख साहब। कौन? 1949 में जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उस समय इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख साहब। ध्यान रखिएगा, जो कि आगे चल के हमारे देश के वित्त मंत्री बनते हैं। इस समय की अगर हम लोग बात करें तो इस समय हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास इनका नाम है। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि 8 नवंबर 2016 को जब हमारे यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, जब हमारे यहाँ पर विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल होता है 3 सालों का। कितने समय का? इनका कार्यकाल सिर्फ 3 सालों का होता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनको 2 सालों का एक्सटेंशन दे सकती है। तो ध्यान रखेंगे, कार्यकाल इनका 3 सालों का होता है, लेकिन इन्हें 2 सालों का एक्सटेंशन दिया जाता है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसमें तो एक होते हैं गवर्नर, जिन्हें आप यहां पर देख रहे होंगे, लेकिन आरबीआई में आपको 4 डिप्टी गवर्नर भी देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं करंट की बात करता हूं तो 4 जो आपके डिप्टी गवर्नर हैं उनमें से पहले हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं मुकेश कुमार जैन, तीसरे हैं टीवी शंकर और चौथे हैं एमडी पात्रा। तो ये चारों के नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एम राजेश्वर राव, मुकेश कुमार जैन, टीवी शंकर और एमडी पात्रा, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। अब कुछ अन्य आइए फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने कभी भी हमारे पास जो नोट होते हैं उनको ध्यान से देखा हो तो हमारे यहाँ पर जो भी आपके नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं उन सभी के ऊपर आपको आरबीआई का सिग्नेचर, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका साइन देखने को मिलता है कि मैं फलाने धारक को फलाने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन अगर आपने 1 रुपए का नोट कभी देखा होगा तो 1 रुपए के नोट के ऊपर जो हस्ताक्षर हैं वो आपको मिलेंगे हमारे देश का जो वित्त सचिव होता है। किसका? देश का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, जैसे इस समय टीवी सोमनाथन साहब हैं। तो 1 रुपए का नोट अगर प्रिंट होता था तो उसके ऊपर आपको वित्त सचिव के हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे। हमारे देश में 1 रुपए का जो नोट है ये 1917 में पहली बार प्रिंट किया गया था। फिर बात करते हैं 1938 की। तो 1938 में हमारे यहाँ पर 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20, 50, 100, 500 और 1000 के नोट यहाँ पर जारी किए गए थे। हमारे देश में 5000 और 10,000 रुपए के नोट भी जारी किए गए थे, लेकिन 1954 में इन नोटों को बंद कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की फोटो नोट के ऊपर कब आई थी, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में। कब? 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे नोट होते हैं उनके ऊपर पहली बार वर्ष कब मार्क किया गया, यानी कि कौन सा नोट कौन से साल छपा है, तो ये मार्क किया गया था 2005 में। तो ये सारे आपके फैक्ट हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 2010 की। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा का आपको कोई ना कोई सिंबल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जापान की मुद्रा येन है, इसका सिंबल आप देख सकते हैं। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, वैसे कई अन्य देशों की भी मुद्रा है, लेकिन इसका भी आप सिंबल देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है उनकी मुद्रा यूरो है और उसका भी सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत में भी ये जरूरत महसूस हुई कि हमारे देश की जो करेंसी है उसका कोई ऑफिशियल सिंबल होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे आईआईटी के एक इंजीनियर हैं डॉक्टर उदय कुमार जी, इनके द्वारा रुपए का सिंबल दिया गया था। तो ये देख सकते हैं 2010 में हमारे देश का जो करेंसी है उसको एक सिंबल दिया गया। तो ये आपका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। ये सिंबल दिया था डॉक्टर उदय कुमार ने। अब बात करते हैं
भारत में प्लास्टिक के नोट की, तो भारत में प्लास्टिक के नोट प्रिंट किए गए थे 10 रुपए के। सबसे पहली बार जो प्लास्टिक के नोट हैं वो कहाँ पर प्रिंट हुए थे, तो इसके बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दुनिया में पहली बार जो प्लास्टिक के नोट हैं वो प्रिंट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। कब? 1988 में। प्लास्टिक के नोट इसलिए आपके पॉपुलर होते हैं थोड़े से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कागज़ के नोट होते हैं वो कुछ समय के बाद में आपके ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी नोट प्लास्टिक का होता है तो उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो जल्दी आपका ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए भारत में भी 10 रुपए के प्लास्टिक नोट को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो नोट की प्रिंटिंग होती है। ध्यान रखिएगा, देश में ऐसे 4 स्थान हैं जहाँ पर आपके नोट की प्रिंटिंग की जाती है। 2 स्थान ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट आरबीआई देखता है, और 2 स्थान ऐसे हैं जो कि आपके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार के 2 कौन से हैं? एक तो आपको देवास में मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक है महाराष्ट्र के नासिक में, ये भी आपके केंद्र सरकार के अधीन है। आरबीआई की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो सालबोनी में है, और कर्नाटक के मैसूर में जो हमारे नोट का प्रिंटिंग प्रेस है इसका नियंत्रण आरबीआई के पास में है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि हमारे यहाँ पर जो आपके नोट प्रिंट किए जाते हैं, 2 जो नोट के प्रिंटिंग प्रेस हैं वो आपको देवास और नासिक में मिलेंगे केंद्र सरकार के अधीन, और 2 जो हमारे स्थान हैं वो आपको मिलेंगे सालबोनी और कर्नाटक के मैसूरू में। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कर्नाटक का ये मैसूर है जहां पर आरबीआई की निगरानी में नोट की प्रिंटिंग की जाती है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो नोट को प्रिंट करने के लिए कागज आता है वो आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में प्रिंट होता है। तो मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल है जहां पर आपके नोट के कागज प्रिंट किए जाते हैं, और फिर ये कागज प्रिंट करा करके इन स्थानों पर भेजे जाते हैं जहां पर नए नोट की प्रिंटिंग की जाती है। अब बात करते हैं सिक्कों की। तो अगर हम सिक्कों की बात करें तो हमारे देश में 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर कॉइन को मिंट किया जाता है, यानी कि जो सिक्के की ढलाई होती है वो देश में आपको 4 स्थानों पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जो कि नोएडा इसका नाम है, तो नोएडा में आपके सिक्के की ढलाई होती है। महाराष्ट्र में जो मुंबई है यहाँ पर ढलाई होती है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक स्थान है सैफाबाद, तो यहाँ पर भी कॉइन हमारे मिंट किए जाते हैं, और कोलकाता में है अलीपुर। तो ध्यान रखिएगा, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता, ये 4 स्थान हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर आपके सिक्कों की ढलाई की जाती है। अब बात करेंगे हमारे देश में जो नेशनलाइज बैंक हैं। तो पहले ये समझिए कि सरकारी बैंक होते क्या हैं। देखिए, सरकारी बैंक की बात करें या फिर हम सरकारी कंपनी की बात करें, आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश में ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो आपके शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है तो फिर उसके शेयर इशू किए जाते हैं। अगर किसी भी कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है वह 51% या फिर उससे अधिक है तो उसे हम लोग कहेंगे सरकारी कंपनी या फिर सरकारी बैंक। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आपका कोई बैंक है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा है तो उसे हम लोग राष्ट्रीय बैंक या फिर सरकारी बैंक कहते हैं। अब बात करते हैं बैंकों का जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देख सकते हैं 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा पहले चरण में टोटल 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। नाम एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 14 बैंक हैं जिनको सबसे पहली बार नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1969 को। फिर चलते हैं 1980 में। तो 1980 में एक बार फिर से 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। कौन कौन से बैंक थे? तो पंजाब और सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कारपोरेट बैंक, आंध्र प्रदेश और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ये 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, और 1980 में टोटल 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अब बात करते हैं 2019 में एक बहुत बड़े बैंक के विलय की। देखिए, 1 अप्रैल 2019 से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें 2 बैंकों को मिला दिया जाता है। कौन कौन से बैंक हैं? तो एक बैंक का नाम है देना बैंक, दूसरे का नाम है विजया बैंक। और ये प्रश्न ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है,
तो इसको याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि जो हमारे देश में दो बैंक हुआ करते थे, देना बैंक और विजया बैंक, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में अब मिल चुके हैं 1 अप्रैल 2019 से। उसके बाद में 2017 में भी कई सारे बैंकों का विलय हुआ था। आप देख भी सकते हैं कि 2017 में जो हमारे देश में सरकारी बैंक थे, इनकी संख्या थी टोटल 27। कितनी थी? 27 थी। 2017 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कई सारे बैंक थे, इनका भी विलय कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक। तो आपके ये टोटल 6 बैंक थे जिनको 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। मर्ज करने का मतलब ये होता है कि इन बैंकों की अब जो भी शाखाएं थी, जिनके ऊपर ये स्पेसिफिक नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे मर्ज हो गए एसबीआई के साथ में। यानी कि अब यहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में हमारे देश में जो सरकारी बैंक थे, इनकी संख्या बची थी केवल 18। कितनी थी? 18 थी। अब होता क्या है कि 2020 में भी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े बैंकों के मर्जर की घोषणा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, वर्तमान में अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में आपको सिर्फ 12 सरकारी बैंक देखने को मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो ये 12 बैंक थे। हालांकि सरकार इसको भी कम करके 6 पर लाने का प्रयास कर रही है फिलहाल। अब होता क्या है कि 2020 में जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें 2 बैंकों के विलय की घोषणा होती है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से जो केनरा बैंक है, इसमें सिंडिकेट बैंक के विलय की बात होती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के विलय की बात होती है। और फिर इंडियन बैंक जो है, इसमें विलय होता है इलाहाबाद बैंक का। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके 6 बैंक थे, इनको 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। और इस प्रकार से देश में जो इस समय हमारे सरकारी बैंक हैं, उनकी संख्या केवल 12 बची हुई है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं, जैसे कि जो हमारे बचे हुए सरकारी बैंक हैं, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको मुंबई में मिलेगा, पीएनबी का आपको नई दिल्ली में मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम से ही समझ सकते हैं वडोदरा में है, केनरा बैंक का बेंगलुरु में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है, यूको बैंक का आपको कोलकाता में मिलेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में मिलेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में मिलेगा, पंजाब और सिंध बैंक का नई दिल्ली में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है और इंडियन बैंक का है चेन्नई में। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे देश में यही 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है बड़े बैंकों के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े सरकारी बैंक कौन है देश में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक उसके बाद में है, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर है केनरा बैंक। उसी प्रकार से सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक दूसरे नंबर पर है, एक्सिस बैंक तीसरे पर है और कोटक महिंद्रा बैंक आपको चौथे स्थान पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको यहां पर याद रखना है। तो इस प्रकार से एक छोटे से वीडियो में हमने बैंकों से जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म थे, उनको मतलब बेसिक चीजें थी, उनको डिस्कस कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि बैंकों से जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनको भी एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लें। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।